नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है तुषार और आप देख रहे हैं राहा क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम आपको न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स या हम कह सकते हैं नई इकोनॉमिक पॉलिसी जो हमने 1991 में अपनाई थी उसके बारे में हम आपको बेसिक नॉलेज देने वाले हैं। और वो जो हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी थी वो कुछ इस तरह से थी: लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। 1991 के टाइम पर पीवी नरसिम्हा राव हमारे देश के प्रधानमंत्री थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर। तो चलिए अपने इस लेक्चर को शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, पहले सोचने की बात यह है कि हमें क्या ज़रूरत पड़ी नई इकोनॉमिक पॉलिसी लेने की। हमारी इकोनॉमी तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो ही गई थी, ये तो हम सबको पता है, लेकिन उसके क्या कारण थे, उसके पीछे के जो ठोस कारण हैं वो क्या थे। पहला, हाई फिजिकल डेफिशिएट। जो फिजिकल डेफिशिएट क्या होता है, अब ये कुछ बच्चों को पता नहीं होगा, मैं बता देता हूँ। फिजिकल डेफिशिएट का मतलब है जैसे सरकार टैक्स वगैरह वसूलती है, सरकार की इनकम बनती है टैक्स वगैरह से, और सरकार खर्च भी करती है, कुछ भी किसी भी चीज़ों पर सरकार खर्च करती होगी, उन दोनों के बीच का जो फ़र्क होता है उसको हम फिजिकल डेफिशिएट कहते हैं। नहीं समझ आया तो अब समझ आ जाएगा। आपने एक फ़िल्म का नाम सुना होगा, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। तो बस यही बात है कि मान लो सरकार कमा रही है 20 रुपये, लेकिन उनका खर्चा है 25 रुपये, तो फिर ये जो बीच का जो 5 रुपये होगा ना, ये फिजिकल डेफिशिएट कहलाएगा। राजकोषीय घाटा इसको हिंदी में कहते हैं, ये फिजिकल डेफिसिट कहलाएगा। ये हमारा बहुत ज़्यादा हाई गया था, हाई पहुंच गया था, ठीक है। और बीओपी क्राइसिस, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट पता ही होगा क्या होता है। देखिए, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं हम एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत सी चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं। जो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच जो होता है, इस जो हमको फ़ायदा मिलता है उसको हम बीओपी कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, भुगतान शेष। ये भी हमारा घाटे में चल रहा था, मतलब हम एक्सपोर्ट तो चीज़ें बहुत कम ही कर रहे थे उस टाइम पर, और जो हम चीज़ें इंपोर्ट भी कर रहे थे, हमें इंपोर्ट तो हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ ही गया था। जो एक्सपोर्ट हम कर रहे थे, पहले तो हम कम ही एक्सपोर्ट करते थे, लेकिन फिर भी हमें एक्सपोर्ट से भी इतना ज़्यादा फ़ायदा ना नहीं मिल रहा था, ना के बराबर ही मिल रहा था। अगर हमें इंपोर्ट इंपोर्ट हमारा बढ़ता जाए और एक्सपोर्ट से हमें इतना ज़्यादा फ़ायदा ना मिले तो उसको हम बीओपी क्राइसिस कहेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस, भुगतान शेष संकट। तो ये चीज़ थी उस टाइम पर। और फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व, जो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व थे, विदेशी कोष थे, वो भी बहुत ज़्यादा कम हो गए थे। और राइजेस इन प्राइसेस, जो महंगाई थी, महंगाई बहुत बढ़ गई थी, इन्फ्लेशन जिसे हम कहते हैं, मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी, महंगाई बढ़ गई थी। तो ये कारण थे कि हमको अपनी इकोनॉमी बचाने के लिए नई इकोनॉमिक पॉलिसी अपनानी पड़ी, ठीक है। तो आइए हम एक एक करके चर्चा करते हैं। उदारीकरण, जो कि जिसका मतलब है लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, उदारीकरण के उदारीकरण, ये थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक हो गई, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। उदारीकरण का अर्थ है सरकार द्वारा लगाए गए प्रत्यक्ष या भौतिक नियंत्रणों की मुक्ति। उदारीकरण का मतलब है जैसे कोई भी प्राइवेट फर्म है, वहाँ पर सरकार ने कुछ प्रतिबंध लगा रखे हैं। अब वो प्रतिबंध किस तरह से हो सकते हैं, वो लाइसेंस वगैरह, परमिट वगैरह, इन सब के रूप में वो प्रतिबंध हो सकते हैं। 1991 से पहले सरकार ने निजी उद्यमों पर कुछ प्रतिबंध लगा रखे थे, जैसे औद्योगिक लाइसेंस, आयात लाइसेंस। अगर हमको कोई फैक्ट्री लगानी है तो उसका लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर हमें अपना प्रोडक्शन ज़्यादा करना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है, उसके लिए लाइसेंस लो, परमिट लो। अगर हमें बाहर से कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है तो उसके लिए लाइसेंस और परमिट लो। तो ऐसे कुछ प्रतिबंध थे, इससे सरकार को अर्थव्यवस्था में कुछ कमी नज़र आने लगी। फिर ये जो नियंत्रण सरकार ने लगा रखे थे, इनसे करप्शन भी काफ़ी बढ़ रहा था। तो फिर सरकार ने नई ये जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी, उदारीकरण, उसको शामिल किया और इस प्रॉब्लम से थोड़ा निजात हमको हो गया, ठीक है। और उस टाइम पर हमारी जो जीडीपी वृद्धि दर थी वो भी बहुत ज़्यादा घटी हुई थी, 1.1% हमारी एनुअल थी। और ये जो सोर्स है, सोर्स मैं वर्ल्ड बैंक से बोल रहा हूँ, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। 1.1% हमारी एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट थी। अब देखिए, उस टाइम पर हमारी इतनी थी, आज के टाइम पर तो हमारी -23 पॉइंट कुछ हो गई है। तो अभी भी अगर हमारी इकोनॉमी थोड़ी सही हो जाती है तो ठीक है, अदरवाइज़ हमें बहुत ज़रूरत है अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव करने की।
ये जो उदारीकरण है, लिबरलाइजेशन, इससे हमको तो फ़ायदा मिला ही, साथ के साथ और भी विकासशील देश जो अपना विकास कर रहे थे, जैसे दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, थाईलैंड, इनको भी लाभ हुआ, इन्होंने भी अपना विकास किया। ठीक है, अब हम आते हैं निजीकरण पर, प्राइवेटाइजेशन पर। प्राइवेटाइजेशन क्या है? निजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम निजी हाथों में सौंप देती है। बहुत से ऐसी इंडस्ट्रीज़ होती हैं, गवर्नमेंट की असेट्स होती हैं, जिन्हें गवर्नमेंट प्राइवेट कर देती है, जिन्हें प्राइवेट इन्वेस्टर्स को बेच देती है, उसे हम प्राइवेटाइजेशन कहते हैं, जैसा कि अभी फ़िलहाल करंट में हो रहा है। ठीक है, आइए इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल में पढ़ते हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान औद्योगिकरण को बढ़ावा दिया गया। जो हमारे सेकंड 5 ईयर प्लान आए थे, फर्स्ट 5 ईयर प्लान में तो हमने एग्रीकल्चर पर ज़्यादा ध्यान दिया था, लेकिन जो सेकंड 5 ईयर प्लान आए थे उस पर हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब औद्योगिकरण पर ज़्यादा ध्यान दिया था, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को महत्व दिया गया। उसमें क्या था, हम जो पब्लिक सेक्टर की यूनिट्स होती हैं, प्रोडक्शन यूनिट्स, उनको ज़्यादा हमने इंपॉर्टेंस दी थी, निजी क्षेत्र को कम महत्व दिया गया। निजी क्षेत्र के भी थे, प्राइवेट सेक्टर के भी थे, लेकिन उनको थोड़ा कम महत्व दिया गया था। सार्वजनिक क्षेत्रों के उद्यमों ने जीडीपी वृद्धि में बहुत योगदान दिया। जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स होती है, उन्होंने बहुत हमारी जीडीपी ग्रोथ में बहुत फ़ायदा दिया, बहुत उनका योगदान रहा। इन्हें नवरत्न का दर्जा मिला, और कुछ बहुत ज़्यादा संख्या में कुछ छोटे रत्न भी थे, जैसे नवरत्न कंपनियां, मिनी रत्न कंपनियां आपने सुनी होंगी। लेकिन बाद के वर्षों में सार्वजनिक क्षेत्रों में चोरी, अकुशलता, भ्रष्टाचार, ये सब करप्शन वगैरह ये सब बढ़ गए, घूसखोरी ये सब। ठीक है, फिर निजीकरण को एक मात्र उपाय माना गया। फिर हमारी उस वक्त गवर्नमेंट ने सोचा कि हम इनका प्राइवेटाइजेशन ही कर देते हैं, तो उन्होंने प्राइवेटाइज कर दिया। हालांकि ये जो नवरत्न जो हमारी कंपनियां थी, नवरत्न कंपनियां जो नेहरू जी द्वारा खड़ी की गई थी, उनको निजीकरण की प्रक्रिया से अलग रखा गया। क्यों? क्योंकि उसमें ये सब चीज़ें नहीं थी, चोरी, अकुशलता, भ्रष्टाचार, ये सब उसमें नहीं थे। ठीक है, वो एकदम कुशल तरीके से काम कर रही थी। और वो नवरत्न कंपनी क्या थी? ये इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, ओएनजीसी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, ये भेल, आईपीसीएल, विदेश संचार निगम लिमिटेड और एनटीपीसी। ज़रा इन सब की जो फुल फॉर्म्स वो ज़रा कमेंट सेक्शन में हमको बताना। ठीक है, इन सब की फुल फॉर्म्स मेरे को कमेंट सेक्शन में चाहिए। अब आते हैं हम वैश्वीकरण पे। वैश्वीकरण पे हमने एक सेपरेट चैप्टर बना रखा है 12th क्लास का, लेकिन वो एक पॉलिटिकली वे में है। यहाँ पर हम थोड़ा इकोनॉमिकली वे में देखेंगे। ठीक है, वैश्वीकरण का अर्थ है, इसमें भी टाइपिंग मिस्टेक होगी। वैश्वीकरण का अर्थ है प्रवाह, मतलब फ्लो, जो निम्न प्रकार का हो सकता है। व्यक्ति का प्रवाह, व्यक्ति अगर एक देश से दूसरे देश चला जाता है। वस्तु एक देश से दूसरे देश चली जाती है। विचार एक देश से दूसरे देश चले जाते हैं। और पूंजी एक देश से दूसरे देश चली जाती है। तो इस तरह का प्रवाह होता है। साफ शब्दों में अगर हम कहें, वैश्वीकरण का मतलब होता है अपने देश की अर्थव्यवस्था को विश्व के अन्य देशों की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ देना। ठीक है, आइए थोड़ा और डिटेल में इसको देख लेते हैं। इससे क्या हुआ, जब हमने ये वैश्वीकरण लिया तो विदेशी निवेश में वृद्धि हुई। जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसमें बहुत वृद्धि हुई। हमारी जो इंडिया की कंपनी है वो विदेशों में जाके इन्वेस्ट करने लगी, और जो विदेशी कंपनियां थी वो इंडिया में आके अपना प्लांट लगाने लगी, अपना इन्वेस्ट करने लगी। और विदेशी व्यापार नीति को 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। विदेशी व्यापार नीति क्या थी? इसके अंतर्गत जो विदेशी व्यापार में जितने भी प्रतिबंध और नियंत्रण होंगे वो हटा दिए जाएंगे, तो उनको 5 वर्ष के लिए और आगे कर दिया गया। इससे क्या हुआ, खुली प्रतियोगिता प्रोत्साहित हुई। जो कंपटीशन था, कंपटीशन खुल के सामने आया। और प्रशुल्क, जो टैरिफ होते हैं, जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर जो टैरिफ लगते हैं, उनमें कमी की गई। तो ऐसा हुआ। ठीक है, जो हमने इकोनॉमिक पॉलिसी अपनाई थी उनके कारण भी पढ़ लिया और उनके बारे में पढ़ लिया कि क्या क्या उनका मतलब था, और इनका जो इम्पैक्ट पड़ा तीनों का, एलपीजी रिफॉर्म जो थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इनका जो इम्पैक्ट पड़ा, इनका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़ा अपनी इकोनॉमी पे, और नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ा। पॉजिटिव क्या पड़ा कि हमारी जो जीडीपी ग्रोथ बहुत हुई, भारत एक अच्छी आर्थिक शक्ति बनकर उभरा, और जो हमारा फिस्कल डेफिसिट था ये भी थोड़ा सही हो गया था। ठीक है, मतलब ऐसे हुए थे। और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़े, हमने जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन के चक्कर में हमने कृषि पर ध्यान नहीं दिया, हमने एग्रीकल्चर को इग्नोर किया। ठीक है, और जॉबलेस ग्रोथ तो हुई, अगर हमारी जीडीपी में वृद्धि तो हुई, लेकिन
अनएम्प्लॉयमेंट तरीके से, जो जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं, जॉबलेस ग्रोथ हुई। ठीक है, अब हमारा ये वाला लेक्चर भी ख़त्म होता है। आप हमारे चैनल को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसे आप ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको हर वीडियो का लेक्चर की PDF आपको वहाँ पर हम प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।